और प्री के लिए घटना चक्र तो पढ़ना ही चाहिए। बाकी PYQ आप पढ़ रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, हो सकता है आपको 2-4 साल हो गया हो, लेकिन लगे रहिए क्योंकि आज के PCS में वैसे भी स्टेट क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे लक्ष्मीकांत से हो जाते हैं। बड़ा स्ट्रेटजी फोकस थी रिवीजन पे थी। मैं कम से कम 15 बार रिवीजन करके गया हूँ जो अपनी शॉर्ट नोट्स बनाया था। 15 बार हाँ, कम से रिवीजन। कम। और नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ अंकित पांडे जी हैं जिनका एसडीएम की पोस्ट पे 28 रैंक है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस बार 34 एसडीएम में आपका भी नाम इस बार आया हुआ है। बिल्कुल। यूपी पीसीएस 2024 के फाइनल रिजल्ट में 28वीं रैंक पर एसडीएम पे अंकित पांडे, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूरा छात्र भी हैं। 16 बैच में इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और आज ये एसडीएम बनकर आपके सामने एकदम बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले अंकित जी, आपको बहुत बहुत ढेर सारी बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लग रहा है एसडीएम बनने के बाद? अच्छा लग रहा है कि ये 6-7 साल की जो मेहनत थी वो सफल हो गई। अच्छा लग रहा है। तो एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या था? कब आपने एडमिशन लिया? आपने क्या किया ग्रेजुएशन में? उसके बाद आपने क्या क्या किया? और मैंने इंटरमीडिएट यहीं से किया था, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर से। विद्या भारती के स्कूल से? जी। और फिर मैंने ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी में किया। उसके बाद फिर सर मैंने पीजी किया है डिस्टेंस एजुकेशन से। और अच्छा। अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ राजनीति विज्ञान विषय से। अच्छा, जेआरएफ भी निकला हुआ है हाँ, आपका? JRF है मेरा। जेआरएफ से अभी राजनीति विज्ञान से पीएचडी कर रहे हैं हम। जी। तो मतलब ये जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? कोचिंग किया था कि नहीं आपने? हाँ, मैंने 2019-20 में कोचिंग ज्वाइन किया हुआ था, कौन यहीं सी पे कोचिंग? ढे IAS। अच्छा। तो फिर वहाँ से मैंने कोचिंग किया था, यूपीएससी के लिए ही मैंने ज्वाइन किया था। और फिर एक बार मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। नहीं हुआ। फिर थोड़ा सा रुझान इधर यूपी पीसीएस की तरफ भी हुआ। तो ये 2024 में पहली बार प्री निकला, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर फाइनल। पहला ही अटेम्प्ट था क्या ये नहीं, आपका? अटेम्प्ट मैंने पिछले बार मतलब 5 दे चुके हैं, लेकिन मेरा प्री नहीं निकल रहा था। प्री ही नहीं निकल रहा नहीं था? नहीं नहीं नहीं, ये फर्स्ट टाइम प्री निकला और फाइनल हो गया। तो बस यही बताइए कि 4 बार 5 बार पिछली बार प्री क्यों नहीं निकला, इस बार कैसे प्री निकल गया आपका? प्री के लिए कहते हैं यूपी पीसीएस के लिए कि आपको घटना चक्र सारे सब्जेक्ट की एकदम रटनी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। लेकिन घटना चक्र मतलब मुझसे पढ़ी ही नहीं जाती है, बहुत बोरिंग लगता है। तो हो सकता है ये भी रीज़न था कि मेरा 4 साल नहीं निकला। ठीक है। लेकिन सर फिर मैंने क्या किया कि मैंने जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं जिनका रोल बहुत ज़्यादा है, जैसे पॉलिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, आपका बायोलॉजी हो गया, काफ़ी ज़्यादा आती है यूपी पीसीएस में, उनकी अलग एक शॉर्ट नोट्स बनाई। और फिर मैंने उनको कम से कम 10 से 15 बार बल्कि और ज़्यादा ही उनको रिवाइज़ किया, बार बार उतनी छोटी छोटी नोट्स को ही रिवाइज़ किया। तो जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो गलत नहीं होते हैं। और करंट अफेयर्स में भी लास्ट मंथ फोकस कर लेना, ऐसे ही क्लियर हो गया। फिर 2025 का भी प्री क्लियर हुआ, RO भी क्लियर हुआ। मेन सभी लिख रहे थे आप? हाँ, मैंने एक दिन लिखा, चलिए फिर फिर। रात में रिजल्ट आ गया, फिर अगले दिन से स्किप कर दिया। एसडी का मतलब बन गया तो अब क्या ही लिखना है, जी क्योंकि बिल्कुल। मनचाही पोस्ट मिल गई, सारी बिल्कुल। चीज़ें हैं। जी। क्योंकि इसमें रैंक सुधारने से तो कोई दिक्कत तो नहीं रहती नहीं नहीं। है। तो मतलब ओवरऑल अच्छा रहा। तो चलिए अब यही शुरुआत करते हैं कि जो भी बच्चे प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर में उनका पेपर है, जी। तो वो उनके लिए आप 7 से 8 महीने की जो पूरी एकदम पैक्ड स्ट्रैटेजी है, जी। प्री मेंस इंटरव्यू, इंटरव्यू। मतलब प्री मेंस का पूरा एकदम कंबाइंड स्ट्रैटेजी बताइए। उनको क्या करना चाहिए? जो बिगनर्स हैं, जो निकालना चाहते हैं, जिनका बेस मजबूत है, वो प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें? अभी तो काफ़ी टाइम है, तो प्री और मेंस दोनों साथ लेके चलना चाहिए। और मेंस में भी पेपर 5 और 6 पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर 5-6 आपका तैयार रहता है पहले से ही, उसकी आप सिर्फ नोट्स बना लेते हैं, तो जो बाद में प्री और मेंस के बीच में जो गैप होता है 3-4 मंथ का, उसमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रहेगा। आपके पास अपनी नोट्स रहेगी, केवल थोड़ा सा करंट अपडेट करना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और प्री के लिए घटना चक्र तो पढ़ना ही चाहिए। बाकी PYQ आप कम से कम 20 से 25 साल का पूरा PYQ आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि 20-25 साल का रटा होना चाहिए हाँ, पूरा। क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन नॉर्मली रिपीट हो ही जाते हैं। और इसके अलावा PYQ के अलावा आप मॉक भी दे सकते हैं। आजकल मार्केट में इतने कोचिंग्स के हैं, अगर आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो खरीद के घर पे दीजिए, उससे आपकी 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। और बाकी अपने हिसाब से जैसे सब्जेक्ट वाइज आप अपनी तैयारी बुक्स पढ़ जैसे सकते हैं। मतलब किताबों की लिस्ट बताइए, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए? बुक लिस्ट जैसे कि हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम मॉडर्न के लिए पढ़ा था, और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया भी पढ़ा था, क्योंकि यूपीएससी की पहले तैयारी हो रही थी, तो यही बेसिक्स बुक होती हैं, तो उन्हीं को लेकर तैयारी हो रही थी। और पॉलिटी के लिए मैंने पढ़ा हुआ था लक्ष्मीकांत, तो सभी पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ था। उसके अलावा इन्वायरमेंट की मेरी कोचिंग की नोट थी, ढे की ही नोट थी, उसी को फॉलो किया। और साइंस के लिए? साइंस के लिए बायो पे ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी फिजिक्स में दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में फिजिक्स बीएससी था आपका? BSc था, तो फिजिक्स सब्जेक्ट था। तो उसके लिए बायो के लिए मैंने एक
कोचिंग की कोई नोट्स आती है, शायद पीसीएस मंत्रा की आती है बायो की, तो उसको लेके इसको कई बार 10 से 12 बार उसको पढ़ा था, तो क्वेश्चन बायो में भी काफ़ी सही हो जा रहे थे। और एनवायरनमेंट के लिए आपने कोचिंग की नोट्स पढ़ी थी हाँ, आपने? एनवायरनमेंट के लिए कोचिंग की अच्छा, नोट्स। करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर कहाँ से कवर करते थे? न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी मेंस पे भी थोड़ा सा पकड़ मजबूत होती है, और साथ साथ कह सकते हैं इंटरव्यू की मीडियम तैयारी कौन आपकी सा चल था रही। आपका? मेरा हिंदी था। हिंदी माध्यम। तो हिंदी जी। माध्यम में कौन से बच्चे कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें? करंट कहाँ से पढ़ें? हिंदी मीडियम में तो न्यूज़पेपर कोई बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन जनसत्ता आप पढ़ सकते हैं। और आजकल यूट्यूब में क्या होता है कि जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल होते हैं, उनकी वीडियोस होते हैं। एनालिसिस। हाँ, तो आप कोई कोई भी एक कहाँ वीडियो, से आप जैसे पढ़ते थे? मेरा सुमित सर का था, सुमित पीडब्ल्यू। रेवड़ी सर, जी, पीडब्ल्यू सर। तो वो 3 से 4 टॉपिक पकड़ते हैं, उनको 35 से 40 मिनट में, मतलब एक आपकी समझ बनती है सब्जेक्ट पे, तो वो आप कर सकते हो, बहुत अच्छा है। और मतलब करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करते थे? करंट अफेयर्स पीसीएस के लिए तो फिर लास्ट में वो ई दृष्टि आती थी, उसी को 1-2 महीने पढ़ लेते थे, बाकी डेली न्यूज़पेपर चलता ही था। ये चीज़ें होनी चाहिए। हाँ। अब जैसे मतलब कैसे पढ़े बच्चे? प्रीलिम्स जिसको निकालना है वो कैसे क्या करे? क्या-क्या चीज़ें, मतलब आपने तो सारी चीज़ें बता दी, लेकिन निकलेगा कैसे? एग्जामिनेशन हॉल में क्या करें? कितना अटेम्प्ट करें? कितना टाइम मैनेजमेंट करें? प्रीलिम्स में कितना समय दें? सब कुछ अपनी स्ट्रैटेजी आप बताइए, जो हूबहू आप करते थे। मेरी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजी फोकस थी रिवीजन पे थी। मैं कम से कम 15 बार रिवीजन करके गया हूँ, जो अपनी शॉर्ट नोट्स बनाया था। 15 बार हाँ, कम से रिवीजन? कम। और क्योंकि शॉर्ट नोट्स थी, तो वो एक दिन में मतलब 50%। शॉर्ट नोट्स आप लाए भी हैं अपनी की बैग में? नहीं नहीं किताबें नहीं है क्या नहीं बैग नहीं, में? किताबें नहीं है मेरे पास में, मैं आपको भेज बैग दूंगा। में क्या है? बैग में तो कपड़े वगैरह हैं। कपड़े वगैरह हैं। जी। तो नोट्स हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे। हाँ। टेलीग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे सब्सक्राइब कर लीजिए आप। और तो हाँ, कैसे उसको रिवीजन करते थे? कैसे नोट्स बनाते थे? नोट्स पीवाईक्यू आप उठाइए साथ में, और कोई स्टैंडर्ड्स बुक उठाइए, तो आपको पता चलेगा कि मतलब कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी के हिसाब से अपनी नोट्स बना लीजिए, और सीक्वेंस वाइज, सिलेबस वाइज। और फिर पहले एक दो बार पढ़िए, उसके बाद नोट्स बनाइए, क्योंकि डायरेक्ट अगर नोट्स बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा हमें लिखना क्या है, छोड़ना क्या है, फिर शॉर्ट नोट्स का मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो पहले एक दो बार पढ़िए, उसके बाद नोट्स बनाइए, और फिर उसी को बार बार रिवाइज करिए। इसके अलावा एग्ज़ाम हॉल में अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात करें, तो मेरा यही फोकस रहता था कि 135-140 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहती नहीं है। और आजकल कट-ऑफ भी शायद 2025 में ही कह रहे हैं कि 95 के राउंड जा सकती है, हाई है। तो 100 का टारगेट लेके तो चलना ही चाहिए, तो क्वेश्चन 130 प्लस ही अटेम्प्ट करने चाहिए। हाँ, लेकिन अगर पेपर जैसे बहुत टफ आ गया और लगे कि नहीं, 24 का तो टफ आया था। 24 का थोड़ा टफ आया था, कितना नंबर था उसमें आपका प्रीलिम्स में? नंबर तो अभी रिवील लगभग नहीं हुए कितना हैं। था? मेरा 87-88 क्वेश्चन बन रहा था। वो सारी चीज। अच्छा, जैसे कि आंसर राइटिंग कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है? जैसे आप एक काम करें, GS1 GS मेंस के लिए मेंस के स्ट्रेटजी, लिए जी। GS1 GS2 GS3 4 5 6 पेपर यूपी स्पेशल, जी। उसके बाद फिर एसए, और इसका पूरा एक स्ट्रेटजी बताइए आप। सब GS1 के लिए कैसे कैसे सेगमेंट कवर करें? GS1 में आपको वही होता है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी ज्योग्राफी, और सोसाइटी। सोसाइटी। सोसाइटी के लिए मैंने क्या किया था कि अपनी नोट्स बनाई, खुद की सेल्फ नोट्स बनाई है, मतलब वो कोई बुक से नहीं बनाई है। सिलेबस से टॉपिक उठाया, उसके अलावा आजकल AI गूगल वगैरह का सबको यूज करके उन्हीं से केवल मैंने बनाया हुआ है। और हिस्ट्री के लिए आपको बताया है कि स्पेक्ट्रम और नितिन सिंघानिया। बाकी मिडिवल हिस्ट्री में मैंने छोड़ दिया था, मैंने मिडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ा, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे। थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर के आते हैं, तो वो नितिन सिंघानिया में मेंस में कवर भी हो नहीं जाते पूछा हैं। था मिडिल से बहुत ज्यादा? मिडिवल से ज़्यादा नहीं पूछते हैं। तो मिडिल मान मतलब लीजिए आपने आया तो skip एक किया है? क्वेश्चन आ गया, तो लेकिन आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन आता है वो आपका नितिन सिंघानिया से कवर हो जाएगा। और ज्योग्राफी के लिए मेरी कोचिंग की नोट्स थी, मैंने उसी को पढ़ा था। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी हो गया। GS2? GS2 में पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ा था। और आजकल PCS में वैसे भी स्टेट क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे लक्ष्मीकांत से हो जाते हैं। और बाकी जो करंट में जैसे चेंजेस अमेंडमेंट हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब की अलग अलग नोट्स बना लीजिए। जैसे 106 अमेंडमेंट हुआ, तो उसकी आप एक पेज में बना लीजिए कि क्या है, कैसे है, क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, जो नए नए टॉपिक हैं उसको आप बना के रखे रहिए। और IR तो सारा करंट रिलेटेड ही है, तो उसको आपको देखना ही पड़ेगा, और डेली बेसिस पे उसको ना कोई नोट्स ना कोई किताब काम आएगी। वो कहाँ से देखें डेली बेसिस पे? IR न्यूज़पेपर आप फॉलो कर सकते हैं, वही यूट्यूब। रेवड़ी सर वाला जो हाँ, है? यूट्यूब फॉलो कर सकते हैं। हाँ, तो IR के लिए तो आजकल इतने मतलब सोर्सेज यूट्यूब पे बहुत सारे थर्ड वीडियोस रहते GS3? हैं। GS3 में इकोनॉमिक्स के लिए मैंने इकोनॉमिक्स सर्वे और बजट की नोट्स बनाई, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चंस में आप उनका यूज़ कर सकते हैं। इंट्रो में भी आप यूज़ कर सकते हैं, कंक्लूजन में भी यूज़ कर सकते हैं, बॉडी में तो करते ही हैं। और इन्वायरमेंट के लिए PYQ, मैंने जो UPCS की आती है घटना चक्र की PYQ पढ़ा हुआ था। और एथिक्स में?
एथिक्स के लिए मैंने क्या किया था कि जैसे मैंने सिलेबस उठाया उसमें मतलब पॉइंट वाइज दिया हुआ है कि सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, ईमानदारी, उसके ऐसे विषय सब में दिया हुआ आप है। पूरा तो नोट्स मैंने बनाते चले गए। हाँ एक पॉइंट उठाया कि जैसे सत्यनिष्ठा है तो एक पेज में सत्यनिष्ठा क्या है उसकी मतलब डिफिनीशन, और डिफिनीशन मतलब किसी एक दार्शनिक के अनुसार या कोई सेकेंड ARC की रिपोर्ट के अनुसार उसके अनुसार मैंने उसकी डिफिनीशन, उसके अलावा 2-3 एग्जाम्पल और उनका प्रशासन में क्या यूज हो सकता है और सिर्फ मतलब कि लाइफ में क्या यूज है, प्राइवेट लाइफ में, पब्लिक लाइफ में, ऐसे 3-4 पॉइंट करके बना लीजिए और सारे सारे टॉपिक के। उसके बाद आपको एथिक्स कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। मेरी है लगभग 40-50 पेज की नोट्स है और मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्वेश्चन टैकल करने में, सब उसी से हो जाता है। और पेपर 5 और 6? पेपर 5 और 6 के लिए मैंने 2 सोर्सेज यूज़ किए थे। एक UPPCS 1 की आती है और एक PW की आती है। उन दोनों को कंबाइंड करके नोट्स बनाया हुआ था और करंट से उसको ऐड करते जा रहे थे। ऐसे राइटिंग? ऐसे राइटिंग के लिए तो ऐसे में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि जिस स्कूल से विद्या मंदिर से पढ़े हैं विद्या तो मंदिर में तो वहाँ पूरा हाँ संस्कृति ऐसे और और शिक्षा का लिखावट संगम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे में कभी प्रॉब्लम होती नहीं थी। और ऐसे के लिए ना मैंने कहीं कोर्स लिया ना कहीं किसी बुक से पढ़ा, बस अपने से ही ऐसे ऐसे हो जाता है। ऐसे के लिए कोई और हिंदी के लिए, सिचुएशन हिंदी माध्यम से आप हैं तो हिंदी हिंदी के में लिए उतना दिक्कत? हिंदी में भी यहाँ विशेष दिक्कत नहीं है और हिंदी के लिए मैंने केवल PYQ फॉलो किया था, केवल PYQ। इस बार 2025 में हालांकि कुछ ऐसे मतलब मुहावरे आ गए थे जो PYQ से थे ही नहीं 4-5, अच्छा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन जो 2024 में क्वेश्चन थे मेरे 9 मुहावरे PYQ से ही फंस गए थे और विलोम और तद्भव तत्सम सब कुछ मैंने 20 से 25 साल की PYQ का शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है और उसी को बार बार रिवीजन देखिए करना। आप सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप दिखने में भी बहुत डाउन टू अर्थ लग रहे हैं और आप हमारे विश्वविद्यालय के सीनियर भी हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब कोई बच्चा आता है, प्रयागराज में कोई बच्चा आता है, अच्छा आपसे इसके पहले सवाल ये है, सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल रहा है? आप सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके हैं कि नहीं है? आप कितना यूज करते थे? इसका बताइए आप। सोशल मीडिया मेरा है, हर जगह है। मेरा इंस्टाग्राम पे भी है, मैं ट्विटर भी यूज़ करता था, यूट्यूब तो यूज़ करते ही हैं सब लोग, एजुकेशन के लिए भी, एंटरटेनमेंट के लिए भी। तो हाँ सोशल मीडिया बहुत चलाते थे, कम नहीं चलाते थे? बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब हाँ आधे 1 घंटे शॉर्ट्स भी चलता था और रील्स भी चलती थी इंस्टाग्राम की, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कभी हावी नहीं हुआ। अच्छा, जैसे यूनिवर्सिटी फेज में आपने क्या किया? जैसे एक मोटिवेशन होता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आना, जी ISPCS की फैक्ट्री कहा जाना, हाँ यहाँ से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मातृ संस्था हमारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। तो यहाँ के एक्सपीरियंस को शेयर करिए कि जो भी आपके छोटे भाई बहन आपको देख रहे हैं आज, आज आप उनके लिए आइडियल हैं, लेकिन आप भी कहीं उनकी जगह पे आज थे। हाँ कैमरे के सामने आज आप हैं, कैमरे के पीछे वो भी थे। तो आपकी भी स्थिति वही थी। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? यूनिवर्सिटी का जो दौर है, यूनिवर्सिटी का जो मोटिवेशन है, वो कितना मदद किया आपकी सफलता की जर्नी में? जब इंटर हुआ था उसके बाद तो आगे मतलब कुछ ऐसा ना कोई गाइड करने वाला था ना बताने वाला था सिविल सर्विस में जाना है, कोई आइडिया भी नहीं था। तो फिर BSc ये था कि साइंस का उस समय थोड़ा क्रेज़ था गांव वगैरह में भी कि नहीं BSc कर रहे हैं साइंस से, तो वो मैंने यूनिवर्सिटी से करते हैं, हाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हाँ से। तो मैंने BSc ज्वाइन किया हुआ था। फिर BSc यहाँ करते करते यहाँ मतलब सीनियर्स मिले और भी लोगों से मुलाकात हुई जो सिविल सर्विस की तैयारी भी कर रहे थे, सेलेक्ट भी हो रहे थे। तो थोड़ा सा फिर रुझान वहीं से शुरू हुआ। EU में आने के बाद ही? हाँ AU में आने के बाद ही रुझान थोड़ा सा इधर सिविल की ओर आया और यहाँ से बस इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ अनुशासन और सिलेबस इतना हाई रहता है कि आपको इतना पढ़ना पड़ता है। अब वो BSc में तो बहुत आपका बच्चे फेल भी होते हैं यहाँ फेल भी पे। होते हैं। तो BSc पूरे एकदम खूब पढ़े थे क्या BSc में? नहीं बहुत नहीं कितना पढ़े थे परसेंट था लेकिन BSc में? 59 था ओनली। वही उस आजकल तो आज भी वही स्थिति है हाँ BSc हाँ में। BSc में 60% पाना मतलब समझ लीजिए कि आप गंगा जी नहा लिए। नहा लिया। अरे कहते हैं कि 3 साल में अगर आपका क्लियर हो जा रहा है BSc तब भी बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी बात है। हाँ यहाँ के बच्चे मतलब BSc में अभी भी बहुत सारे बच्चे देख ही रहे होंगे। तो BSc के साथ तैयारी चलती थी कि उसके बाद तैयारी होना नहीं नहीं स्टार्ट हुई? BSc तक तो कोई आइडिया ही नहीं था। इवन BSc के 1 साल बाद 2017 तक पता नहीं था क्या करना क्या है। फिर 2017 के बाद थोड़ा सा मतलब ये था कि AU में आने के बाद ये हो गया था कि नहीं सिविल की ओर जाना है, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद कोई गाइडेंस ही नहीं था क्या करें, कोचिंग करें, कैसे करें ना करें। तो 1 साल तो यही सोचने में ही निकल गया। फिर 2018 के बाद से मैंने ध्येय IAS ज्वाइन की। फिर वहाँ से फिर एक तैयारी को एक फेज़ मिला। तो कोई ऐसा टीचर आपके जीवन में जो बहुत बड़ा रोल अदा किया हो? इंटरमीडिएट में हमारे एक सर थे स्कूल में ही, ओम प्रकाश सर। वो उनका मतलब निधन हो गया है। तो उन्होंने जो आज आंसर राइटिंग कर पा रहे हैं, जो लिख पा रहे हैं, उन्हीं की देन है। वो मतलब बहुत फास्ट लिखाते थे और प्रैक्टिस उन्हीं की कराई हुई है जो आज क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हैं सारे। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ ध्येय में, तो ध्येय में 2 टीचर बहुत थे जो हेल्प करते थे। पहले तो विनीत सर थे और हम लोग आंसर जब लिखते थे, पता नहीं सर को याद होगा कि नहीं क्योंकि 4-5 साल हो गया है,
तो सर के पास जाते थे ऑफिस में चेक कराने, सर सबका अलग अलग इंडिविजुअल चेक करते हाँ। थे। रेड पेन से कभी कभी गुड, वेरी गुड भी देते थे, कभी कभी कहते थे यार ये क्या लिख दियो, गलत है, इसको सही करो, सुधार करो, फिर बताते भी थे, दिखाते भी थे। इसके अलावा विजय बेस सर थे, हिस्ट्री पढ़ाते थे, वो भी, उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा। उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। जी। तो ओवरऑल मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बुक लिस्ट भैया ने बताई, इसके बाद पीसीएस की प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करी उन्होंने बताई, मेंस की पूरी एक एक चीज़ें बताई। तो ऐसी क्या चीज़ें बच्चों को करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? लोग क्या करते हैं कि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा समेटने की कोशिश करते हैं, ये पीडीएफ भी, वो पीडीएफ भी, इस कोचिंग के नोट्स भी, उस कोचिंग की नोट्स भी। नहीं करनी चाहिए। आप कम पढ़िए लेकिन उसको बार बार रिवाइज करिए, जितनी बार हो सके। हो सकता है आपको 2-4 क्वेश्चन छूट जाए, ना कर पाए, लेकिन आपकी रेंज में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको सारे हिट करेंगे अच्छे से। तो यही मैक्सिमम रिवाइज करिए और सोर्स लिमिटेड रखिए और रेगुलरिटी बनाए रखिए। रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलरिटी कितना घंटा डेली पढ़ते थे आप? डेली का मतलब ऐसा तो नहीं था, बहुत ज़्यादा था, 5 से 6 घंटा होती थी पढ़ाई, लेकिन एग्ज़ाम के 1 महीने पहले वो 8 से 10 घंटे हो जाती थी। लेकिन हाँ, रेगुलर होती थी, गैप नहीं रहता था। तो पारिवारिक फंक्शंस में, त्योहारों में घर जाते थे कि बस? हाँ, त्योहारों में, होली, दीपावली, बड़े बड़े त्योहारों में घर जाते थे। बाकी इलाहाबाद में रह के यहीं पे लाइब्रेरी ज्वाइन की है, तो वहीं तैयारी हो रही थी। वही सारी चीज़ें तैयारी जी। हुई। तो अभी कैसा लग रहा है? अभी अब सिलेक्शन हुआ है, अभी 2 दिन हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हर जगह से फ़ोन, बधाइयाँ मिल रही हैं, तो अच्छा ही लग रहा है। एक मतलब दुनिया ही पूरी बदल गई ना? बदलने को क्या, लेकिन हाँ, अच्छा लग रहा है। बट हाँ, कह सकते हैं कि बदल गई। मम्मी सबसे पहला फ़ोन आपने किसको किया सिलेक्शन के बाद? सबसे पहले मैंने भैया को फ़ोन किया था। भैया क्या है आपके? भैया बनारस में साई हैं। अच्छा, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है आपकी लाइफ बहुत में। बहुत सपोर्ट करते हैं भैया। मतलब रिजल्ट के 1-2 दिन पहले ही बोल लेते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट कैसा भी आए एकदम चिल रहना, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, अपना पढ़ते रहो, जब तक मैं हूँ कोई दिक्कत नहीं। ये भैया बोल दिए थे। बिल्कुल। कितने भाई हैं आप? 2 भाई हम लोग। 2 भाई, बहन? नहीं, अच्छा, बहन है। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी 2020 तक तो इलाहाबाद में ही थे, लेकिन अब जो है घर पे रहते हैं और खेती किसानी का काम देख रहे हैं। अच्छा, खेती किसानी का काम देख रहे हैं। जी। तो ओवरऑल मतलब आप लास्ट में सफलता का एक मूल मंत्र क्या है, निचोड़ क्या है कि ये चीज़ें करेंगे तब सफल आप ज़रूर होंगे, एक ना एक दिन सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। तो एक मैसेज लास्ट में अपने छोटे भाई बहनों के लिए और जो तैयारी करें उनके लिए। मुझे 6 साल लगभग लग गया है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, हो सकता है आपको 2-4 साल हो गया हो, लेकिन लगे रहिए, क्योंकि होगा, टाइम लगेगा बट होगा। उसके अलावा रेगुलरिटी बनाए रखिए, क्योंकि आप हो सकता है एक दिन 10 घंटे 12 घंटे पढ़ें, फिर अगले एक दिन छोड़ दें, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। रेगुलरिटी बनाए रखिए, मैक्सिमम रिवीजन करिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, हो जाता है, टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। देखिए भैया 16 में आए थे, 16 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था क्या? हाँ। तो मतलब 13 में इलाहाबाद में आए थे, 14 में आए थे, 14, 15, 16 तक ग्रेजुएशन किए और लगभग इनकी जो जर्नी है ना पूरी अगर ओवरऑल मिला दे तो 14 सालों की जर्नी है। 14 साल एक तरीके से अपने आप को आग में तपाना, लोहा किस तरीके से मतलब जो कोयला होता है ना वो डायमंड बनता है, और किस तरीके से इतनी लंबी जर्नी। बहुत लोग हताश निराश होकर के 2 साल में इलाहाबाद आए। भैया जैसे आजकल बहुत ज़्यादा सुसाइडेड के केस आपको देखने को मिल रहे बहुत हैं। बहुत। इलाहाबाद में हर महीने कोई ना कोई अखबार में छपता है कि एसआई की परीक्षा नहीं निकली तो सुसाइड कर लिए। बहुत बच्चे डिप्रेस्ड रहते हैं। हाँ, बहुत। उनके लिए आप क्या कहना, क्योंकि आपका भी एक लंबा फेज रहा है। 14 साल कम नहीं होते हैं घर से निकलने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद 16 से तैयारी आपने शुरू की, तो उसका क्या मतलब बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? बच्चों के लिए यही मैसेज है कि मतलब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, बिल्कुल मतलब निराश तो होना ही नहीं है, टाइम लगेगा लेकिन हो जाता है। और रेगुलरिटी जब आप बनाए रहेंगे तो आपके ऊपर, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी रहेगा। तो इसके अलावा यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, हार हो नहीं मानना जाएगा। है ना? हार नहीं मानना है, बिल्कुल नहीं मानना है, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत भयभीत में, नहीं। कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। तो अंकित भैया को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। Thank you। इलाहाबाद विश्वविद्यालय वाले ताबड़तोड़ अब इस वीडियो को शेयर करो और एक एक प्रोफाइल पिन का स्टेटस दिखना चाहिए, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आन बान शान है, आपके सीनियर हैं, आपको भी इनके जैसे बनना होगा। और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के टेलीग्राम पे इनके सारे नोट्स में शेयर करूंगा, आपको मैं बता रहा हूँ एकदम ऑन कैमरा। तो उससे आपको स्ट्रैटेजी मिलेगी और सेमिनार भी जल्दी करवाएंगे, आपसे मिलवाएंगे भी, कैंपस में भी आएंगे, लेकिन शेयर पहले करिए। इसमें कम से कम लाखों में व्यूज जाना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।